So hello students, I welcome all of you again on my YouTube channel Ubaid Zargar. Here today we are going to start the fifth lecture of our Indian economy. आज का जो लेक्चर होने वाला है वो 3 टॉपिक्स पे बेस्ड होने वाला है। पहला जो टॉपिक हमारा होगा यहाँ पे वो होगा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो याद रखिएगा 3 टॉपिक्स हम इस वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। पहला कौन सा? पहला होगा हमारा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के वो हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। दूसरा हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट वन जो हमारा लेक्चर है आज का वो होने वाला है बेटा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। तो बेटा लेक्चर के स्टार्ट से एंड तक आप बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है, ताकि आपको ये तीनों टॉपिक्स जो है अच्छी तरह कवर हो सके और आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक है, तो पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं इस वाले लेक्चर को, जो कि होने वाला है हमारा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं बेटा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के, तो हमने 3 सेक्टर्स बनाए हुए हैं इकोनॉमीज के। ठीक है, यानी देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो सिंपल बात याद रखिएगा बेटा कि 3 सेक्टर्स, इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं बेटा? 3 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्रोमिनेंट 3 सेक्टर्स होते हैं। उनमें पहला जो सेक्टर होता है बेटा वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, दूसरा जो सेक्टर हमारा होने वाला है यहां पे वो होता है हमारा जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसे हम कहते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा जो सेक्टर हमारा होने वाला है यहां पे उसे हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। अब इस प्राइमरी सेक्टर को हम और एक नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को भी हम और एक नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है बेटा, और टर्शियरी सेक्टर को भी हम और एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर। अब देखिए बेटा प्राइमरी सेक्टर जो हमारा होता है बेटा ये किन के साथ काम करता है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो, यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उनका डायरेक्टली यूज हो। जैसे आप कहते हो एग्रीकल्चर में, ठीक है, लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, जमींदारी से आप कहते हो, फार्मिंग, ठीक है, माइनिंग से आप कहते हो, या डिफरेंट फिश फार्मिंग या बाकी सारी चीजें। तो वो सारी चीजें किन से क्या होती हैं? वो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं बेटा। ठीक है, तो जहां पे हम डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करें वो हमारा कौन सा सेक्टर होता है? उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस पे ही काम करे। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसका जो प्रोड्यूस होता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस को क्या करता है? एज रॉ मटेरियल यूज करता है अपने फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। ठीक है बेटा, तो फिर से एक बार सुनिए कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है, यानी यहां पे हम डायरेक्ट यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, लैंड, वाटर, ठीक है, बाकी सारी चीजों का। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस को ही यूज करता है एज रॉ मटेरियल। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या आता है? इंडस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? यूज वो नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज करती हैं। ठीक है, तो यहां पे नेचुरल रिसोर्स यानी जो इनका प्रोड्यूस होता है, जो हमारी प्राइमरी सेक्टर का प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर की एग्जांपल मैं यहां पे दूं तो आपके प्राइमरी सेक्टर में फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में निकलता है क्या है? वीट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता है क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसी वीट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स की एग्जाम्पल ले लें आप। ठीक है, तो बिस्किट्स हमने बना लिए। तो यहां पे क्या मैंने आपको बोला कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस को ही क्या करता है? एज रॉ मटेरियल यूज, ताकि वो अपने फाइनल गुड को क्या कर सके? फाइनल गुड को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको ये दी कि हम वीट की यहां पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो वीट निकलता कहां से? प्राइमरी सेक्टर से हम फार्मिंग करते हैं। ठीक है, वीट निकलता है प्राइमरी सेक्टर से, लेकिन यही वीट यूज किया जाता है किसके लिए? बिस्किट्स या डिफरेंट आइटम्स को बनाने के लिए बेटा। ठीक है, तो यहां पे ये क्या रहा? यहां पे ये नेचुरल रिसोर्स, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, हमने लैंड को यूज किया।
तो वहां से निकला व्हीट, ठीक है, व्हीट को यूज किया तो वहां से निकले बिस्किट्स, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो हमारे प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस को क्या करता है, एज रॉ मटेरियल यूज करता है, क्या करने के लिए, अपने फाइनल गुड को बनाने के लिए, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है जो क्या करती है, जो जॉब क्रिएशन करती है, या हम कह सकते हैं सर्विस क्रिएशन, सर्विस क्रिएशन करती है, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर को फिर से एक बार समझिए कि टर्शियरी सेक्टर में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है जो क्या करती हैं, जो सर्विस क्रिएशन करती हैं, ठीक है बेटा, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लें तो कम्युनिकेशन, ठीक है, एजुकेशन, तो इसमें वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जो क्या करती हैं, जो जॉब क्रिएशन करती हैं या सर्विस क्रिएशन करती हैं बेटा, ठीक है। तो दीज आर द थ्री प्रोमिनेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के तीन सेक्टर्स यही होते हैं, पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है बेटा हमारा टेरिशरी सेक्टर। तो फिर से एक बार देखते हैं जल्दी जल्दी से। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करता है बेटा, जहां पे डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो उस वाले सेक्टर को आप प्राइमरी सेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, ये प्राइमरी सेक्टर के प्रोड्यूस को ही एज रॉ मटेरियल यूज करता है, उन्हें कन्वर्ट करता है इनटू फाइनल गुड्स, ठीक है। थर्ड जो हमारा है वो है टेरिशरी सेक्टर। तो टेरिशरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ये वो इसमें वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है बेटा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करती हैं, सर्विस क्रिएशन या जॉब क्रिएशन, इसीलिए इसे कहा जाता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे लोगों को, ठीक है बेटा। तो ये पहला टॉपिक था, छोटा ये टॉपिक था कि कितने सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं और उनके कौन कौन से काम वो किसके साथ काम करते हैं, ठीक है बेटा। तो दूसरा मैंने आपको बोला था, दूसरा जो हम टॉपिक यहां पे पढ़ने वाले हैं, होपफुली आपको सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी अच्छी तरह समझ में आए हो। दूसरा जो हमारा टॉपिक है यहां पे वो होने वाला है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कि हमारी इकोनॉमीज के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हमारे कौन कौन से हैं बेटा। तो हम यहां पे कह लें कि जो हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अब बेटा यहां पे याद रखिएगा, किसी भी इकोनॉमी को जब भी हम नाम देते हैं उसके सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दिया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हमारी इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं बेटा। तो हमारा पहला सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, या जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है बेटा, एग्रीकल्चरल सेक्टर। और दूसरा कौन सा सेक्टर होता है हमारा, दूसरा सेक्टर हमारा होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, या हम कहते हैं इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या हम इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। होपफुली ये आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। तीसरा जो हमारा सेक्टर मैंने आपको बोला था वो होता है हमारा सर्विस सेक्टर, जो हमने अभी पढ़ा, सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब इकोनॉमीज के तीन टाइप्स होते हैं बेटा बेस्ड ऑन दीज तीन सेक्टर्स, ठीक है। तो इन तीन सेक्टर्स की बेस्ड पे हमारे इकोनॉमीज के भी बेटा तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है, हमारी इकोनॉमीज का टाइप होता है जिसे हम कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। पहला टाइप है हमारी इकोनॉमीज का एग्रेरियन इकोनॉमी। दूसरा होता है हमारे से हम कहते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। और तीसरा जो टाइप हमारा होता है उसे हम कहते हैं बेटा सर्विस इकोनॉमी, सर्विस इकोनॉमी। अब नाम क्यों दिए जाते हैं ऐसे, आपको लग रहा होगा कि रिलेटेड है, कि एग्रीकल्चर यहां पे भी है, ठीक है, इंडस्ट्रीज यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक है। तो हमने सेक्टर भी ऐसे ही पढ़े थे और हमने इकोनॉमीज के नाम भी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं बेटा। याद रखना यहां पे कि जो भी इकोनॉमी को नाम दिया जाता है वो
सेक्टर्स के प्रोमिनेंस पे दिया जाता है, यानी कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारी नेशनल इनकम को, हमारी ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है, उस हिसाब से हम अपनी इकोनॉमी का नाम भी रखते हैं या उसी हिसाब से कोई भी इकोनॉमी जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक ही चीज आपको यहां पे याद रखनी है, 50% और मोर, ये याद रखिएगा बेटा, 50% और मोर, कि जब भी किसी भी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो होता है बेटा हमारे जीडीपी में, अगर मैं बोलूं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन किस में, जीडीपी में, या हम कह सकते हैं सिंपली नेशनल इनकम में, ठीक है। तो नेशनल इनकम में जिस भी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% या 50% से ज्यादा हो, उसी सेक्टर के हिसाब से उस इकोनॉमी का नाम रखा जाता है। तो सिंपली अगर हम कहें कि अगर हम किसी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं, तो उसका मतलब है कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, 50% और मोर। ये बात याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी इकोनॉमी का नाम रखते हैं किसी भी सेक्टर की बेस पे, उसका मतलब होता है कि वो वाला सेक्टर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 50% और मोर। तो अगर हम किसी इकोनॉमी को कह रहे हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, तो उसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है कितना, 50% और मोर इन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में करता है कंट्रीब्यूट बेटा, ठीक है। थर्ड वन यहां पे यही सर्विस इकोनॉमी अगर हम कहें तो आपको याद रखना होगा, जैसे इन सब का मैंने बोला, ठीक है, इन दोनों का मैंने बोला, वैसे ही आपको उसका भी याद रखना है कि सर्विस इकोनॉमी में अगर सर्विस सेक्टर आपको कंट्रीब्यूट आपकी जीडीपी में कितना कर रहा है या नेशनल इनकम में कितना कर रहा है, 50% और मोर, तो उसे हम कहते हैं बेटा सर्विस इकोनॉमी, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, इंडिया की एग्जांपल ले लें आप, तो इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया को कहा जा रहा था एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। हम क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोमिनेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का था, ठीक है। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो अब कहां पे जा रहा है, वो सर्विस इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, वो सर्विसेज से आ रहा है, वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इकोनॉमीज के 3 टाइप्स है, बेस्ड ऑन द सेक्टर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोमिनेंस ऑफ सेक्टर्स, ठीक है, या बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर्स। तो जिस सेक्टर का जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, यानी 50% से ज्यादा किसी भी सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन है, तो उस इकोनॉमी को हम उसी के हिसाब से नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आज की पहले इंडिया क्या थी, एग्रेरियन इकोनॉमी, इंडिया की एग्जांपल आज क्या है, सर्विस इकोनॉमी। क्यों, क्योंकि कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, हमारे सर्विस सेक्टर का। पहले कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज्यादा था, पहले था एग्रीकल्चर का हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा टॉपिक, ठीक है। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ में आया हो कि हमारी इकोनॉमीज के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कैसे, ठीक है, तो बेस्ड ऑन द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी या बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर भी होपफुली आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छी तरह समझ में आया हो। फिर से एक बार देख लें कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में हमने देखा था कि एग्रेरियन इकोनॉमी है एक, दूसरा है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और तीसरा हमारे पास है सर्विस इकोनॉमी। अब नाम कैसे हम रखते हैं सर यहाँ पे, तो याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन की बेस पे कि कंट्रीब्यूशन कितना किसका है जीडीपी में, ठीक है। याद रखिएगा बेटा कि अगर किसी भी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा है, यानी अगर हमारा जीडीपी 100% जो है उसमें से अगर 50% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें से कंट्रीब्यूट अगर कोई भी इनमें से कर रहा है 50% और मोर, तो उस सेक्टर का हम नाम उसी हिसाब से, उस इकोनॉमी का नाम हम उसी सेक्टर की बेस पे रख देते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, ठीक है बेटा। सॉरी। तो तीसरा जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो होने वाला है हमारा नेशनल इनकम। अब बेटा याद रखिएगा, मैंने आपको कल भी बोला था कि हमारा जो भी टॉपिक होता है वो इंटर रिलेटेड होता है बेटा, ठीक है। अब नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम आती कहां से है, नेशनल इनकम इन्हीं 3 सेक्टर से आती है, जो मैंने आपको अभी सेक्टर्स पढ़ाए थे, चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, चाहे वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था, चाहे वो हमारा टर्शरी सेक्टर था। तो इन्हीं 3 सेक्टर से क्या आता है बेटा, इन्हीं 3 सेक्टर से हमारा
क्या बोलते हैं इसे, नेशनल इनकम भी आता है। ठीक है, हमारा सारा जो अर्निंग्स जो हमारी है या जो भी हम कमाते हैं, हमारी कंट्री जो कमा रही है, जो भी हमारी कंट्री में पैसा है, वो सारा इन्हीं 3 सेक्टर से आता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर कोई टॉपिक जो होता है बेटा वो इंटर रिलेटेड होता है। तो आप आराम से पहले लेक्चर से देखते आइए, ठीक है, हायरार्की से देखते आइए, ताकि आपको हर कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो हमारा जो प्रोमिनेंट या हम कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम किसे हम कहते हैं बेटा, ठीक है, नेशनल मतलब कौमी, ठीक है, पैसा, इनकम अर्निंग्स हम कह सकते हैं, ठीक है, इनकम यानी हम कह सकते हैं कि कंट्री का पैसा, ठीक है, कहां से आता है वो हमें देखना है इसमें, ठीक है, और कैसे हम उसे क्या करते हैं, कैसे मेजर किया जाता है उसे, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो नेशनल इनकम की जब मैं आपको डेफिनेशन बोलूं, ठीक है, तो डेफिनेशन याद रखिएगा बेटा, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखिएगा यहां पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced during a period of time, during a period of time, यानी नेशनल इनकम किसे कहा जाता है बेटा, तो याद रखिएगा नेशनल इनकम होता क्या है, मॉनेटरी वैल्यू होता है किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी भी टाइम में आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका इन टर्म्स ऑफ मनी कितना वैल्यू है, इन टर्म्स ऑफ मनी उनका कितना वैल्यू है, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, यानी आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, या हम कैसे आगे जाके हम देखेंगे अपनी इकोनॉमी में अलग सेक्शन होगा इसका, ठीक है, बाहर से जो पैसा आता है अलग। तो यहां पे हम कह सकते हैं सिंपली इतना कि नेशनल इनकम जो होता है वो क्या होता है, हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, चाहे हम अपनी कंट्री में करें, चाहे हम बाहर कोई कंट्रीब्यूशन हो, बाहर से कोई कंट्रीब्यूशन हो हमारी कंट्री को, ठीक है, तो उसको हम अलग देखेंगे। तो यहां पे इतना याद रखना है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी भी टाइम में आप कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनका मॉनेटरी वैल्यू कितना है, उनका मॉनेटरी वैल्यू कितना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि हम क्या कर रहे हैं, हम 10 पेन्स को क्या कर रहे हैं, ठीक है, 10 पेन्स को क्या कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी टाइम में हम ले लें। यूजुअली जो ये पीरियड ऑफ टाइम यहां पे होता है ये 1 ईयर होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 1 ईयर यूजुअली लिया जाता है। ठीक है, हम कंट्री देखते हैं हमेशा 1 साल के बाद नेशनल इनकम देखा जाता है, कहीं कहीं पे क्वार्टरली भी देखा जाता है। ठीक है, तो हम 10 पेन्स बना रहे हैं किसी भी टाइम में, ठीक है, इन 10 पेन्स का वैल्यू अगर मैं बोलूं तो 10 रुपी पर पेन आता है, तो 10 टेन्स दैट इज 100। तो आप कह सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है, नेशनल इनकम हमारी 100 रुपीज है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसे हम कहते हैं बेटा हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, अब नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए बेटा हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं, हम डिफरेंट मेजर्स यूज करते हैं, उन मेजर्स को हम एक एक करके देखने वाले हैं यहां पे। ठीक है बेटा, तो उन मेजर्स में जो है हमारा सबसे पहला मेजर जो आता है बेटा वो आता है हमारा जीडीपी। अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि इनको अलग अलग कैसे किया जाए, तो मैं आपको आसानी से बताने वाला हूं यहां पे। तो जीडीपी इनको अलग अलग करके लिखते हैं। जी का मतलब होता है ग्रॉस, ठीक है बेटा, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब इसको देख लें, ग्रॉस हम किसे कहते हैं बेटा, टोटल, ग्रॉस होता है बेटा टोटल। डोमेस्टिक का मतलब होता है विद इन टेरिटरी, विद इन बाउंड्रीज हम कह सकते हैं, ठीक है, विद इन बाउंड्री, ठीक है, और प्रोड्यूस्ड क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन तीनों को एक साथ जोड़िए, टोटल, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कहां पे बनाए जाएं, विद इन बाउंड्री, विद इन बाउंड्री। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं,
द फाइनल वैल्यू ऑफ goods and services produced within the boundaries, within the boundary हम कह सकते हैं, या within the country, या inside the country भी आप लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, inside the country। याद रखेगा बेटा, यहां पे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, नजर रखिएगा। ये मैं समझूं कि ये इंडिया है, ठीक है, और ये इंडिया की बाउंड्रीज है, सिंपल बात है, ठीक है, ये इंडिया है, ये इंडिया की बाउंड्रीज है। इंडिया के अंदर अंदर यानी बाउंड्रीज के अंदर अंदर जो भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसका फाइनल वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम कहते हैं जीडीपी। द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी या विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर अंदर कितने गुड्स बन रहे हैं और उन गुड्स का वैल्यू कितना है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम कहते हैं जीडीपी। याद रखिएगा बेटा, इसीलिए हमसे कहते हैं ग्रॉस, ठीक है, टोटल, जो भी टोटल वैल्यू है, ठीक है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, हम कह सकते हैं यहां पे फाइनल वैल्यू, तो हम यहां पे और एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within the economy, within the economy। तो जो भी टोटल वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू कैसे, अभी मैंने आपको बोला इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी वैल्यू से आप कहते हो, ठीक है बेटा। तो इन टर्म्स ऑफ मनी जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, ये याद रखिएगा, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, उनका मॉनेटरी वैल्यू कितना है, उसे हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल, ठीक है, टोटल जो भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उनका टोटल वैल्यू कितना है, ठीक है, जो कहां पे बन रहे हैं, लेकिन हमारी बाउंड्रीज के अंदर अंदर, ये बात याद रखिएगा बेटा, उसे हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात की जाए तो ग्रॉस कन्वर्ट किस में होता है, हमारा जो दूसरा मेजर है, ठीक है, तो ये मेजर्स हैं, पहले मेजर हमारा जीडीपी था, दूसरा जो मेजर होता है हमारा बेटा, उसे हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सिर्फ जी जो है वो कन्वर्ट होगा किस में, एन में, ठीक है, नेट, यहां पे जी के बदले सिर्फ एन आएगा बेटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, नेट क्या होता है, ठीक है, नेट का मतलब होता है आपके हाथ में कितना बचा। कितना बचने का मतलब क्या है सर, कि जब आप क्या करते हो बेटा, जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है बेटा, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, इस प्रोडक्शन प्रोसेस में एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है सर, वियर एंड टियर, वियर एंड टियर। अब देखो वहां पे हमने देखा था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितने निकले, ठीक है, एग्जांपल मैं आपका ऐसे बोलूं कि एक फैक्ट्री है, उसने 1000 गुड्स को क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, 1000 गुड्स को प्रोड्यूस किया उसने, ठीक है। इस 1000 गुड्स का जो मॉनेटरी वैल्यू है, आप हम समझ लें कि 20,000 है इनका मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन इन 1000 गुड्स को बनाते बनाते जो यहां पे इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में जो मशीन्स लगाई गई हैं बेटा, उन मशीन्स में हो सकता है कोई खराबी आई हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, खराबी होने के बगैर भी मशीन्स यूज हुई हैं। तो एग्जांपल ऐसे ले लो आप कि आप जब नई कार खरीदते हो, ठीक है, तो 2 दिन के बाद ही अगर आप उसे बेचना चाहो, या 10 दिन के बाद आप उसे बेचना चाहो, या 2 साल के बाद बेचना चाहो, तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। वो डिक्रीज क्यों हो जाता है बेटा, क्योंकि उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। आपने जो उसे यूज किया है, ठीक है, उस यूज करने की कीमत क्या की जाती है, उससे डिडक्ट की जाती है। इसीलिए हम कहते हैं यहां पे कि नेट में क्या होता है बेटा, नेट और जीडीपी और एनडीपी में इतना ही फर्क है
कि यहां पे हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को बाहर निकालते हैं। तो इसकी अगर मैं आपको फॉर्मूला बोलूं कि एनडीपी जो होता है बेटा, एनडीपी किसके बराबर हम लिखते हैं, एनडीपी होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा बेटा, डेप्रिसिएशन का मतलब वियर एंड टियर। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं इसकी अब डेफिनेशन अगर हम लिखें यहां पे, तो डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे सर, डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। यहां पे भी याद रखिएगा विद इन द इकोनॉमी आएगा क्योंकि डोमेस्टिक है, विद इन द इकोनॉमी, ठीक है, बट आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ किसका, डेप्रिसिएशन। तो यहां पे हम क्या डिडक्ट करने वाले हैं बेटा, डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन हम बाहर निकालने वाले हैं। तब जाके ना जब हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन बाहर निकाल लें तो वो बनता है हमारा बेटा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही है डोमेस्टिक, वही है विद इन द बाउंड्रीज। ठीक है, तो एग्जाम्पल फिर से वही कि जब हम क्या करते हैं, जब हम अपनी कंट्रीज के बाउंड्रीज के अंदर अंदर जो चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, तो उनका फाइनल मॉनेटरी वैल्यू जो होता है विद डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं जीडीपी। जब इस जीडीपी से माइनस की जाए डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो बनता है हमारा एनडीपी। समझ आया बेटा कि जीडीपी और एनडीपी में फर्क क्या है। जीडीपी में हम डेप्रिसिएशन बाहर नहीं निकालते और एनडीपी में हम क्या करते हैं, एनडीपी में हम डेप्रिसिएशन बाहर निकाल देते हैं। तो होपफुली ये एनडीपी और जीडीपी का जो मसला है आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि नेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है। तो होपफुली मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। फिर से एक बार समझिए, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी वहां पे हम डेप्रिसिएशन बाहर नहीं निकालते। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पे हम डेप्रिसिएशन बाहर निकालते हैं, जो भी हमारे पास पैसा बचता है उसके बाद, ठीक है, वो हमारा होता है एनडीपी। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा जीडीपी जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, एनडीपी से। जीडीपी इज ग्रेटर देन एनडीपी। अब क्यों है ये आप कमेंट्स में मुझे बोलिएगा, ठीक है, कि जीडीपी क्यों है ग्रेटर देन एनडीपी, मैंने आपको अभी बोला। ठीक है, तो तीसरा जो हमारा यहां पे पार्ट, इसका पार्ट होने वाला है बेटा, वो होने वाला है हमारा जीएनपी। अब बात करते हैं कि डी बदल जाएगा किससे, एन से, यहां पे। ठीक है, यहां जो एनडीपी हमने लिखा था, ठीक है, हमने अब तक क्या देखा, जीडीपी और हमने देखा एनडीपी। अब हम कौन सी चीज देखने वाले हैं, जीएनपी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। फिर से एक बार याद रखिए बेटा, जी का मतलब होता है ग्रॉस, एन का मतलब होता है नेशनल, ठीक है, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। फिर से एक बार याद रखिए बेटा, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है बेटा, नेशनल यहां पे याद रखिएगा। हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कौमी पैसा। जब हम जीडीपी की बात करते हैं बेटा, तो मैंने आपको वहां पे बोला था कि जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो इंक्लूड किए जाते हैं जो कहां पे बनाए जाते हैं, विद इन द बाउंड्री, या विद इन द बाउंड्री, यानी इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर अंदर जो चीजें बनाई जाती हैं उनका फाइनल वैल्यू जो होता है उसे हम कहते हैं जीडीपी। लेकिन जीएनपी नेशनल क्या होता है बेटा, जीएनपी में क्या होता है, एक तो ये विद इन द बाउंड्री वाली चीजें होंगी, ठीक है, विद इन द बाउंड्री वाली चीजें होंगी, ठीक है, और इसके साथ क्या होता है बेटा, ठीक है, जो हमारी कंट्री में है, ठीक है, वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, जीडीपी में और एक चीज आपको याद रखनी है कि जीडीपी में हम इंक्लूड करते हैं बेटा किनको, एक तो होते हैं रेसिडेंट्स, ठीक है, जो हमारे अपने रेसिडेंट्स हैं, हम जिन्हें कहते हैं सिटीजन्स, जो हमारे अपने सिटीजन्स हैं, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा फॉरेन रेसिडेंट्स भी,
यानी अगर कोई बाहर का बंदा यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन बेटा याद रखिएगा प्रोडक्शन हो कहां रहा है, प्रोडक्शन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया हो रहा है, ठीक है। तो विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ इंडिया जब प्रोडक्शन होगा तो वो सारा इंक्लूड होगा किसमें, हमारे जीडीपी में, याद रखिएगा बेटा। लेकिन अब सिर्फ बाहर के रेजिडेंट्स तो यहां पे सिर्फ हम बाहर के रेजिडेंट्स तो यहां पे आते नहीं, हमारे रेजिडेंट्स भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए। जैसे आपको पता है सऊदी अरेबिया, ठीक है, गल्फ कंट्रीज में हमारे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा कोई दुनिया का कोना नहीं होगा जहां पे इंडिया का कोई ना कोई बंदा आपको मिल ना जाए, ठीक है। तो हमारा डायस्पोरा ऐसा फैला हुआ है, ठीक है, हर किसी कंट्री में जहां पे भी आप आवाज लगाओगे, ठीक है, वहां पे आपको इंडियन मिल ही जाएगा। तो आप यहां पे देख लें कि जब भी हम बात करते हैं जीडीपी की, तो इसमें कौन कौन से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किए जाते हैं, जो रेसिडेंट्स बनाते हैं, यानी जो आप और मैं बनाते हैं, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, ठीक है। दूसरा फॉरेन रेसिडेंट्स, यानी फॉरेन रेसिडेंट्स की अगर किसी की कंपनी है यहां पे, फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनी है कोई यहां पे, तो फॉरेन कंपनी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका मॉनेटरी वैल्यू भी हमारे जीडीपी में ही इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम नेशनल की बात करते हैं, जो बाहर हमारे लोग हैं वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं किए जाते, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे बात की थी जीडीपी में कि हम बात कर रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो विद इन द बाउंड्री लाइंस है, यानी अगर आपके चाचा मामा ताऊ जो बाहर काम कर रहे हैं, वो जो पैसा कमा रहे हैं, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा बेटा, ठीक है, वो इंक्लूड जीडीपी में नहीं होगा। क्योंकि कहां पे प्रोडक्शन होनी चाहिए, वो प्रोडक्शन होनी चाहिए कहां पे, विद इन द बाउंड्री लाइंस ऑफ इंडिया, यानी जो भी हमारे बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उन बॉर्डर्स के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो यहां के लोग कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन रेसिडेंट्स कर रहे हैं जो यहां पे रिजाइड कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, तो उसको हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। लेकिन नेशनल में क्या किया जाता है बेटा, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहां पे कि जीडीपी में बाहर का पैसा क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो नेशनल में क्या किया जाता है बेटा, नेशनल में एक तो आता है हमारा जीडीपी, ठीक है, जीडीपी यानी जो बाउंड्रीज के अंदर इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर जो चीज बन रही है उसका मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे चाचा ताऊ के बेटे जो है वो वहां से क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं NFIE, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीडीपी प्लस NFIE मिलके बनाता है बेटा हमारा नेशनल इनकम, ठीक है, हम कह सकते हैं नेशनल प्रोडक्ट जिसे आप कहते हो। तो यहां पे NFIs में माइनस किया जाता है, देखो NFIs में इंक्लूड क्या किया जाता है, डिडक्ट क्या किया जाता है, याद रखिएगा बेटा। NFIs का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर के लोगों का बाहर के लोगों का पैसा यहीं पे रखेंगे और उसको डिडक्ट नहीं करेंगे और अपने लोगों का पैसा भी इसी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो हमारे रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, बाहर जो काम कर रहे हैं, सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो बाहर के सिटीजन्स हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे यहां पे जो सिटीजन्स हैं हमारे, ठीक है, लेकिन काम कहां पे कर रहे हैं बेटा, बाहर काम कर रहे हैं, उनका पैसा क्या किया जाता है, प्लस क्या किया जाता है, प्लस। और जो बाहर के अब्रॉड के लोग यहां पे काम कर रहे हैं उनका क्या किया जाता है, उनका किया जाता है माइनस। याद रखिएगा कि NFIs जो होते हैं बेटा ये नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने सिटीजन्स चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में हो, वो जो पैसा वहां से भेज रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम इंक्लूड करते हैं कहां पे, हमारे अपने नेशनल इनकम में, लेकिन डिडक्ट करते हैं हमारे अब्रॉड के जो लोग यहां पे काम कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारी कंट्री में डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट कंट्रीज के लोग काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में या बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं कहां पे, वो यहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन है कहां की, वो बाहर की हैं, तो उनका पैसा जो है वो माइनस किया जाएगा। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया के मामले में NFIs हमेशा निगेटिव आते हैं, मतलब हम पैसा यहां से ज्यादा बाहर बेच रहे हैं और वहां से कम क्या कर पा रहे हैं, अर्निंग हो रही है हमारी, ठीक है। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आया हो होपफुली कि GNP किसे कहा जाता है। GNP क्या होता है, तो यहां पे मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूं इसकी बेटा, ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया हो कि GNP में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है।
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। एक तो इकोनॉमी के अंदर अंदर कौन सी चीज प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या करते हैं बेटा, इंक्लूड करते हैं, प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो GNP क्या होता है हमारा बेटा, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस जो दूसरी इकोनॉमी से पैसा आ रहा है, ठीक है, या उसमें से मैंने आपको बोला कि NFIs में माइनस क्या किया जाता है और डिडक्ट क्या किया जाता है और उसमें चढ़ाया क्या जाता है, ऐड क्या किया जाता है और सब्ट्रैक्ट क्या किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं बेटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसी के रिगार्डिंग है वो बेटा, उसे हम कहते हैं कौन सा, वो हमारा होता है NDP, यानी जिसे हम कहते हैं, या सॉरी NNP। NDP हमने पढ़ा था, NNP, ठीक है, हमें NNP यहां पे पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं NNP तो ग्रॉस कहां से, ग्रॉस किस में चेंज हो गया, नेट में। NNP, अब तक हम GNP पढ़ रहे थे, ठीक है, अब NNP पढ़ेंगे। NNP का मतलब नेट, मैंने आपको अभी 2-3-5 मिनट पहले समझाया था, नेट का मतलब क्या होता है, नेशनल, ठीक है, फिर से वही प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। नेट का मतलब मैंने आपको अभी बोला था, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटा। नेशनल मैंने आपको अभी बोला था, नेशनल वही मैंने आपको अभी बोला था, ठीक है, GDP प्लस NFIs, ठीक है बेटा। और तीसरा प्रोडक्ट, वही गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा जब भी हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे भी वही एक चीज डिडक्ट की जाती है जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जब भी हम चाहे बाहर काम कर रहे हो, ठीक है, या बाहर के लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उन्हें भी डेप्रिसिएशन करनी पड़ती है, ठीक है, उनकी चीजों की भी डेप्रिसिएशन होती है, हमारे गुड्स की भी क्या हो जाती है, डेप्रिसिएशन हो जाती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है उसमें से जब क्या करते हैं हम, जब हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से बेटा क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, वहां से हमारा आता है बेटा कौन सा, हमारा आता है वहां से NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जब नेट नेशनल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा NNP को कहा जाता है द बेस्ट इंडिकेटर। NNP को क्या कहा जाता है, बेस्ट इंडिकेटर कहा जाता है। क्यों इसे बेस्ट इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें काट कूट के, ठीक है, हमारे पास आ जाता है। हमें असल में इसकी वजह से क्या पता चलता है, इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। कौन कौन सी चीजें पता चल जाती हैं, अगर हम बात करें तो हमें पता चल जाता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, हमारा डेप्रिसिएशन लॉस कितना है, क्योंकि ग्रॉस में हम वो नहीं देखते, हम सिर्फ अर्निंग्स देखते हैं ग्रॉस में कि हमने क्या क्या कमाया, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमने क्या क्या गवाया है साथ में वो हम नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, तो इंडस्ट्री से आपने अर्निंग्स की है, ये सच है कि इंडस्ट्री से अर्निंग्स हुई है, लेकिन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की क्या हुई है, डेप्रिसिएशन भी हुई है साथ में। तो वो डेप्रिसिएशन जो है, वो डेप्रिसिएशन हम नहीं देखते, किसमें, हमारे GNP में या GDP में हम वो डेप्रिसिएशन नहीं देखते। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है किसके लिए, पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए। तो गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम कर सकता है NNP को देखकर, NNP को देखकर, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल सकता है कि हमारी डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है, हमारा नुकसान कितना हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे और एक चीज डेवलप हो सकती है, वो है R&D हमारा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को जब लगता है कि डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, वियर एंड टियर बहुत ज्यादा वियर एंड टियर हो रहा है, तो उस वियर एंड टियर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होगा या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होंगे उन्हें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा देंगे कि आप रिसर्च कीजिए कि हम कैसे डेप्रिसिएशन को कम कर सकते हैं, हम कैसे डेप्रिसिएशन को घटा सकते हैं, ताकि ये डेप्रिसिएशन का पैसा भी हमारे पास ही रहे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनएनपी जो है, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट पॉलिसीज फ्रेम कर सकता है गवर्नमेंट इससे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमारी। उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हमें पता भी देता है कि आपका नुकसान हो रहा है या आपका फायदा हो रहा है, कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पहुंची है, वो सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो होपफुली आपको चारों समझ में आए हो कि जीडीपी, जीएनपी, ठीक है बेटा, जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, एनडीपी और एनएनपी, ये चारों आपको समझ में आए हो, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। देखिए बेटा, अब क्या है ना कि हम जो नेशनल इनकम है बेटा हमारी, नेशनल इनकम जो है बेटा हमारी, वो नेशनल इनकम को मेजर करते हैं हम डिफरेंट तरीकों से। ठीक है, डिफरेंट तरीकों से मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास कॉस्ट, हम कॉस्ट के हिसाब से करते हैं नेशनल इनकम को क्या मेजर, ठीक है, और दूसरा होता है प्राइस। अब कॉस्ट कौन सा होता है बेटा, कॉस्ट में हम क्या देखते हैं, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, किन पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, यानी किसी चीज को बनाने में कितना पैसा लगा है। इस पेन की एग्जांपल ले लेते हैं, इस मार्कर की एग्जांपल ले लेते हैं, इस मार्कर को एक इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना बनाने में लगा है, ठीक है, इसका जो प्लास्टिक है, इसकी जो कैप है, इसको बनाने में, ये सब कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो पैसा, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट जो किस पे खर्च हुआ हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड पे खर्च हुआ हो, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी पैसा खर्च होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इस पे खर्च हुआ है, तो कितना पैसा आया है, ठीक है, हमें बिजली बिल देनी पड़ी है, हमें वाटर बिल देनी पड़ी है, हमें डिफरेंट सैलरीज देनी पड़ी है, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसमें इंक्लूड की जाती हैं, कॉस्ट में। लेकिन कॉस्ट हमारे पास दो टाइप्स का होता है, एक होता है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है मार्केट कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मैंने आपको अभी बोला, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जो वो कॉस्ट जो किन पे खर्च किया जाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्च किया जाए, प्रोडक्शन पे खर्च किया जाए। ठीक है, मार्केट कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है बेटा, मार्केट कॉस्ट होता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रीचिंग मार्केट, इसे हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं, याद रखिएगा बेटा, इसे हम फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा यहां पे मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं बेटा, मार्केट प्राइस में होता है जो भी हमारे क्या बोलते हैं इसे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट आया है। ठीक है, यहां पर तो सिर्फ हम फैक्टर कॉस्ट देख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट देख लेते हैं, लेकिन मार्केट कॉस्ट में हम क्या देखते हैं, मार्केट कॉस्ट में हम देखते हैं एक की प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना खर्चा आया है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना खर्चा आया, यानी ये जो पेन है फैक्टर कॉस्ट, इसका मैं बोलूं तो इंडस्ट्री तक, ठीक है, इंडस्ट्री को कितना लगा इसको बनाने में। ठीक है, मार्केट कॉस्ट में हम क्या करते हैं, इसमें इंक्लूड की जाती हैं एक दो चीजें जिन्हें हम कहते हैं टैक्सेस, ठीक है, लेकिन माइनस किया जाता है सब्सिडीज। याद रखिएगा बेटा कि मार्केट कॉस्ट में क्या होता है, यहां पे हमने देखा इंडस्ट्री लेवल पे हमने देखा फैक्ट्री कॉस्ट आता है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट आता है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी कॉस्ट आपका बनता है वो बनता है आपका फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, जब हम बात करते हैं हमारे मार्केट कॉस्ट की, तो मार्केट कॉस्ट में हम क्या आते हैं, तो वो कॉस्ट जो कब बनता है किसी प्रोडक्ट का, जब वो मार्केट में पहुंच जाए,
ऐसा समझ लो कि ये पेन है, ये इंडस्ट्री ने बनाया है, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री वाला जो है ये इसे हवा में तो भेज नहीं सकता, इसे पहुंचाना है एंड कंज्यूमर तक, ठीक है। अब एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते पहुंचाते इसे डिफरेंट टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टैक्सेस को पे करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा सब्सिडीज को, क्योंकि डिफरेंट सब्सिडीज दी जाती है गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट डिफरेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उन सब्सिडीज को माइनस किया जाए, टैक्सेस को प्लस किया जाए, तब बनता है हमारा मार्केट कॉस्ट। समझ आया बेटा? फिर से एक बार समझो, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो लगता है, यानी जो लैंड, लेबर, कैपिटल पे हमारा खर्चा हुआ, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो लैंड हमारा खर्चा हुआ, लेबर हमारा खर्चा हुआ, कैपिटल हमारा खर्चा हुआ, ठीक है, पैसा, ठीक है, बाकी सारी चीजें खर्चा हुई, तो वो टोटल मिला के कितना हुआ, उसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। यानी ये पेन बनाने में कितने लेबर्स को हमने वेजेस दी हैं, कितने लेबर्स लगे हैं इसमें, कितनी मशीन यूज हुई है इसमें, कितना इसमें क्या हुआ है, कितना पैसा मेरा लगा है इसमें, रॉ मटेरियल कितना लगा हुआ है, तो वो सारा पैसा कहलाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। लेकिन जब हम मार्केट कॉस्ट की बात करते हैं तो मार्केट कॉस्ट में दोनों आएंगी, क्योंकि ये यहां तक तो बना है ये पेन, ठीक है। अब ये पेन पहुंचाना कहां है, मार्केट तक। तो मार्केट तक जब मैं इसे पहुंचाऊंगा तो मार्केट के बीच में, ठीक है, देखो जब इंडस्ट्री से इसे पहुंचना है मार्केट तक, तो मार्केट के बीच में इसे बाय रोड जाना पड़ेगा, तो आपको कस्टम ड्यूटी, ठीक है, डिफरेंट ड्यूटीज देनी पड़ेंगी, आपको डिफरेंट टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो वो टैक्सेस क्या किए जाएंगे, इंक्लूड किए जाएंगे किसमें, मार्केट में, ठीक है, मार्केट में इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उन सब्सिडीज को क्या किया जाएगा, माइनस। तो याद रखिएगा मार्केट कॉस्ट में क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो माइनस सब्सिडीज को किया जाए, ठीक है। तो होपफुली आपको कॉस्ट का एंगल समझ में आया कि हम कैसे कॉस्ट के हिसाब से अपने नेशनल इनकम को देखते हैं। अब प्राइस पे देख लें बेटा, हम प्राइस के हिसाब से भी क्या देखते हैं, हम प्राइस के हिसाब से भी अपना नेशनल इनकम मेजर करते हैं, ठीक है। प्राइस के हिसाब से कैसे नेशनल इनकम को मेजर किया जा सकता है बेटा, तो प्राइस में क्या होता है बेटा, प्राइस भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा कांस्टेंट प्राइस, और दूसरा आता है बेटा हमारा कौन सा, एक होता है कांस्टेंट प्राइस और दूसरा होता है करंट प्राइस। फर्क क्या है इनमें, इन दोनों में एक ही फर्क है बेटा, वो है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, वह इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। बात करें कांस्टेंट प्राइस की, तो कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है, हम एडजस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ किसका, इन्फ्लेशन। इसमें हम इन्फ्लेशन ऐड नहीं करते, इन्फ्लेशन देखते ही नहीं, ठीक है। लेकिन करंट प्राइस में क्या किया जाता है, विद एडजस्टमेंट, हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं बेटा किसका, इन्फ्लेशन का, विद एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। इंडिया जो है, ये बात याद रखिए बेटा, यहां पे इंडिया जो है यानी हमारी कंट्री जो है, हमने क्या किया, हम करंट प्राइस पे क्या करते हैं, अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं या अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कहां हमने क्या किया, हम करंट प्राइस पे क्या करते हैं, ठीक है। हम पहले क्या करते थे, कांस्टेंट पे करते थे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करंट प्राइस पे क्या करते हैं, ठीक है, करंट प्राइस पे अपनी नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये जो है ये वाला एंगल भी समझ में आया हो कि हमारे पास कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से हम कैसे नेशनल इनकम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और प्राइस के हिसाब से भी हम कैसे नेशनल इनकम को क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बेटा हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा, जिन्हें हम कहते हैं नेशनल इनकम मेथड्स, ठीक है। हम कौन कौन से मेथड से निकालते हैं नेशनल इनकम, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं बेटा, जिनकी वजह से, ठीक है, हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं हमारी नेशनल इनकम को, ठीक है। तो नेशनल इनकम में पहला क्या आता है, जिसे हम कहते हैं बेटा, हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक है हमारे पास इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड को पहले समझ लेते हैं। इनकम मेथड में क्या देखा जाता है बेटा कि टोटल इनकम कितनी है हमारी इकोनॉमी की, टोटल इनकम, ठीक है, ऑफ द इकोनॉमी। इसमें टोटल इनकम देखी जाती है इकोनॉमी की।
इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, हम टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी देखते हैं कि चाहे इकोनॉमी कहां से आई, ठीक है, कैसे आई, ठीक है, तो लेकिन पैसा कितना आया टोटल हमारे पास, उसे हम कहते हैं इनकम मेथड। यानी इनकम मेथड में आप याद रखिएगा कि इनकम मेथड में क्या किया जाता है बेटा, इनकम मेथड में हम इनकम को क्या करते हैं, इनकम को कैलकुलेट करते हैं, इनकम कहां कहां से आया उन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो इनकम आता कहां से है बेटा, आपको पता ही है कि हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम जो यूज करते हैं वही इनकम भी कमाते हैं, ठीक है, वही हमारे लिए इनकम भी लाते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, लेबर्स हमारे बाहर जा रहे हैं तो वो पैसा ला रहे हैं वहां से, लेबर्स हम यूज कर रहे हैं कहीं पे तो इंडस्ट्री में तो वो पैसा कमा रहे हैं वहां से, ठीक है। तो इनकम कहां से आ रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आ रहा है हमारा इनकम, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर एंड कैपिटल, हमारे पास मेन जो है यही तीन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं बेटा, लैंड पे आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट प्लस, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लेबर्स को, तो हम देखते हैं वेजेस, ठीक है, हम वेजेस देखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, उसके बाद प्रॉफिट्स हम देखते हैं, इसमें प्रॉफिट्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट को इंक्लूड किया जाता है, इसमें इंटरेस्ट को इंक्लूड किया जाता है बेटा। उसके साथ अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, मिक्स्ड इनकम को भी क्या करते हैं, मिक्स्ड इनकम को भी इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं बेटा। मिक्स्ड इनकम होता है क्या है बेटा, अगर मैं बोलूं आपको यहां पे कि मिक्स्ड इनकम कौन सी इनकम होती है, मिक्स्ड इनकम बेटा वो इनकम होती है जो कौन कमाता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस कमाते हैं, यानी जो खुद हम कमा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। ये तो रेंट, वेज, ठीक है, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, ठीक है, मिक्स्ड इनकम, ये सब हम ऐड करते हैं किसमें, हमारी टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमिक टोटल इनकम कितना हुआ है उसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा कि जब हम बात करते हैं कि यहां पे मिक्स्ड इनकम जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन से क्या करते हैं, मिक्स्ड इनकम हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड, या हम कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर जो है वो जो इनकम कमा रहे हैं उसे हम कहते हैं कौन सा, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। तो याद रखिएगा कि इनकम मेथड में टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी देखी जाती है, वो इनकम आती कहां कहां से, ठीक है, जहां से भी हमारी इनकम आ रही हो उन सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है किसमें, हमारे इनकम मेथड में, और इनकम को क्या किया जाता है, इनकम को देखा जाता है, ठीक है। या हमारे हम कह सकते हैं सिंपली कि हमारे जीडीपी को या हमारे नेशनल इनकम को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है बेटा, ठीक है। दूसरा जो हमारा मेथड है बेटा वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है बेटा, ठीक है, इसमें प्राइम फोकस जो होता है एक्सपेंडिचर मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइम फोकस होता है एक्सपेंडिचर पे। इसमें हम देखते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा, उसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर के हिसाब से नेशनल इनकम को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अब एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है, तो कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स जो जिन पे कंज्यूमर गुड्स पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है वो हम इसमें देखते हैं। दूसरी एक चीज हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट्स। अब गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है ना, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट भी डिफरेंट सेक्टर्स पे यूज कर रही है, हॉस्पिटल्स, ठीक है, बाकी सारी चीजें सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट, तो उसके हिसाब से भी हम क्या देखते हैं, उसके हिसाब से भी हम एक्सपेंडिचर देखते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है। और एक चीज इसमें इंक्लूड की जाती है बेटा जिसे हम कहते हैं, नहीं हाँ ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इसमें देखा जाता है कंज्यूमर गुड्स पे कितना खर्चा हुआ है, या कोई और खर्चा जो भी हम कह सकते हैं, कोई और एक्सपेंडिचर जो है, कोई और एक्सपेंडिचर अगर हुआ है तो उस एक्सपेंडिचर को देख के हम क्या करते हैं, उस एक्सपेंडिचर को देखकर हम अपनी इनकम या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है। यहां हम कह सकते हैं यहां पे और एक पॉइंट भी इन्वेस्टमेंट। अब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो हमारी हुई है वो इन्वेस्टमेंट भी किस में आती है, एक्सपेंडिचर में ही आती है। एक्सपेंडिचर तो है ही ना, इन्वेस्टमेंट भी एक एक्सपेंडिचर ही होता है, हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो एसेट्स पे एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, जो आपको वापस जनरेट करके देता है। लेकिन हुआ तो है ना इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप स्कूल बना रहे हो कहीं पे तो वो आपका एसेट है, कॉलेज बना रहे हो कहीं पे तो वो एसेट है आपका, आप कहीं पे हॉस्पिटल बना रहे हो, ठीक है, रेलवे ट्रैक बिछाया आपने या कोई और काम किया तो आपका एसेट है, लेकिन हुआ तो उस पर एक्सपेंडिचर ही ना, पैसे खर्च हुए हैं उस पर बेटा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे हुआ है तो वो हम देखते हैं, ठीक है।
है। तो हम कह सकते हैं यहाँ, या हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें और एक चीज इसमें, तो नेट एक्सपोर्ट्स की बात भी आती है यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट्स की भी बात आती है यहां पे। तो एक्सपेंडिचर मेथड में याद रखिएगा, इनकम मेथड में हमने देखा था कि जहां से भी इनकम आ रही है उसमें हम सिर्फ देखते हैं कि इनकम कहां से आ रही है, उस इनकम के हिसाब से प्लस 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 करते जाए हम लोग, ठीक है। तो उस इनकम के हिसाब से हम अपना नेशनल इनकम निकालते हैं। एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं कहां से पैसा जा रहा है, ठीक है, कहां पैसा हमने गवाया है, ठीक है, कहां हमने पैसा लगाया है, या इन्वेस्टमेंट कहां की हुई है, तो उसके हिसाब से देखा जाता है, या कंज्यूमर गुड्स पे कितना खर्च हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो हमारा टॉप इसका मेथड है बेटा, ठीक है, वो मेथड जो है उसे हम कहते हैं बेटा, वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड पहला था, दूसरा और तीसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। अब देखो क्या होता है वैल्यू एडेड, ऐसे समझिए आप, ये इंडस्ट्री है, ठीक है, ये मार्केट है। अब इस इंडस्ट्री से मार्केट तक गुड्स को पहुंचाना है, ठीक है बेटा, इस गुड्स को पहुंचाना है। अब इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना 10 रुपीज का, मैंने आपको अभी बोला कि मार्केट तक पहुंचते पहुंचते इस पे क्या होगा इंक्लूड, टैक्सेस। तो अगर यहां से कोई 10 रुपीज का प्रोडक्ट बना, कहां से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, उसके बाद टैक्सेस उस पर चढ़े, तो वो कितना मार्केट में पहुंच गया, 12 रुपीज का, ठीक है। या हम कह सकते हैं ऐसे सिंपली और एक एग्जांपल देते हैं, इंडस्ट्री से होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट से सीधे रिटेल मार्केट में, ठीक है। अब यहां से टैक्सेस गुड्स, यहां से भी टैक्सेस देने पड़ेंगे इसको, क्योंकि इसे भी ले जाना है ना कहीं कहीं, तो इसे देना ही होगा रोड टैक्स, बाकी सारे टैक्स इसे भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 12 से कितना पहुंच गया ये 14। तो एंड कंज्यूमर को कितने में पड़ा है बेटा, एंड कंज्यूमर को ये 14 रुपीज में पड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस प्रोडक्ट का वैल्यू ऐड होता गया, यहां पे ये प्रोडक्ट 10 रुपीज का था, यहां पे ये प्रोडक्ट 12 रुपीज का बना, ठीक है, और यहां पे ये प्रोडक्ट कितना बना, 14 रुपीज का, ठीक है। इस वैल्यू एडिशन के हिसाब से जब हम अपनी नेशनल इनकम निकालते हैं, ठीक है, तो उस मेथड को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। सिंपल, ठीक है, सिंपल में याद रखिए कि हर किसी प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो ऐड होता जाता है, तो उस वैल्यू एडिशन के हिसाब से जब हम क्या निकालते हैं, उस वैल्यू एडिशन के हिसाब से जब हम अपनी इनकम निकालते हैं, उसे हम कहते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है बेटा।